नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 17 दिसंबर आज हो गया है। आपको बता दें, दुखद भोपाल पहुंचा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया परिजनों के 1 करोड़ आर्थिक मदद का ऐलान। वहीं आज पूरे राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर कुलगाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी। सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी संगठन नाम बदल बदल कर रहे हैं हमले। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, चीन ने भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक, यानी सीरियस जनरल बिपिन रावत के निधन के अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए, अब एलएसी पे गड़बड़ करने लगा चाइना। एलएसी के साथ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है, खतरनाक बम वर्षक लगाया है। जानेंगे इसके बारे में। इस बीच अगली अपडेट, अमेरिका ने अदन की खाड़ी में अदृश्य हथियार दाग दिए। बेहद बड़ी खबर, पलक झपकते ही चाइना तबाह कर देंगे। चीन और रूस की बढ़ी टेंशन, अदृश्य हथियार चाइना तक जा पहुंचा है, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट, गीता गोपीनाथ बोले क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना ठीक नहीं, नियामक बनाना जरूरी। आखिर क्या है, क्या कुछ कहा उन्होंने, इसके बारे में वो हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, सरकार का सब ठीक होने का दावा करने की बातें झूठी, बोले एफबीआर के पूर्व चेयरमैन। तो एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे ताइवान पर लिए इस कड़े फैसले से बिगड़े लिथुआना और चाइना के रिश्ते, बीजिंग में दूतावास किया बंद। जी हाँ, राजनयिक को वापस बुलाया है, तो हम आपको बताएंगे। एक एक करके विस्तार से जानना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। जी हां, बड़ी खबर, यह पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के दुखद निधन से खाली हुए पद को भरने के लिए स्टाफ गैप व्यवस्था के रूप में है। सूत्रों ने बताया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जनरल नरवणे सबसे वरिष्ठ होने के चलते उन्हें कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल सीडीएस पद के गठन से पहले आमतौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से वरिष्ठ को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना क्रैश हो गया था, और इसी को लेकर यह बड़ी खबर है। तो दोस्तों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पदभार संभाला है मनोज मुकुंद नरवणे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर क्या आ रही है। भोपाल पहुंचा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। आज पूरे राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। दोस्तों, तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल होने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार यानी आज बुधवार को उसी दिन कल निधन हो गया। परसों हेलीकॉप्टर क्रैश में बुरी तरीके से जख्मी होने के बाद भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 8 दिनों तक जीवित जंग से लड़ते रहे। हालांकि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने बचा नहीं पाए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया, और भारतीय वायुसेना ने इस जाबाज के निधन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए के साथ राशि देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान से के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे कहा है कि वरुण के पिता भी बहुत बहादुर हैं। पूरा परिवार देश के प्रति समर्पित है और हम इस दुख के समय उनके साथ खड़े हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम पर संस्थान का नाम और उनकी याद में एक मूर्ति बनाने के बारे में बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बातें कही। आपको बता दें, आज राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होगा। दुखद सत नमन देश के वीर जवान को। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर में 72 होड़ों के पास भेजा आतंकियों को सेना ने। जी हां, सर्च ऑपरेशन ताबड़तोड़ जारी, एनकाउंटर भी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में गुरुवार को 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में बुधवार रात घेराबंदी का तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि इस दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। तड़के सुबह मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की शिनाख्त करने और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। भारतीय, आपको बता दें, अभी सीडीएस रावत के निधन के 1 हफ्ते भी नहीं
हुए ठीक से, अब एलएसी के पास खुरापात करने लगा। चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है चीन, भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात कर दिए खतरनाक बम वर्षक। जी हाँ दोस्तों, चाइना जो है वो चाइना ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य तैनाती में वृद्धि की है और ये यहाँ पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों के साथ बम वर्षक विमानों की तैनाती कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती हुई है और इस क्षेत्र में अभियान भी चला रहा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार कहा यह भी जा रहा है कि ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ऐसे समय में भारत के सैन्य सहायता की पेशकश करेगा या फिर नहीं, लेकिन आपको बता दें इस बीच एक भारतीय अधिकारी ने मैगजीन को बताया है कि अमेरिका लगातार भारत के साथ खुफिया सूचनाएं साझा कर रहा है। मई से प्योंगयांग सो झील के पास तनाव के बाद भारत चीन विवादित क्षेत्र में अपनी सैन्य मजबूती को बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका लगातार चाइना की एक एक एक्टिविटी को भारत से शेयर भी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने पीपल लिबरेशन आर्मी को सक्षम है जवाब देने में। भारतीय सेनाएं ये भी पेंटागन ने ये भी माना है। हम चलते हैं और अपडेट। अमेरिका ने अदन की खाड़ी में चीन की तरफ दागे अदृश्य हथियार, पलक झपकते ही तबाह चाइना। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने अरब सागर की अदन की खाड़ी में एक हाई एनर्जी लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। ये एक ऐसा खतरनाक सिस्टम है जो दुश्मन देश के मिसाइल, जहाज और ड्रोन को लंबी दूरी से ही तबाह कर सकता है। अमेरिकी नौसेना की नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड ने घोषणा करते हुए बताया है कि उसने एक नया हाई एनर्जी वाले लेजर हथियार का परीक्षण किया है और इस प्रणाली का परीक्षण सफल भी रहा है। हथियार तो काम का है, लेकिन जिस स्थान पर परीक्षण किया गया है वो भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसने अपने जहाज यूएसएस पोर्टलैंड की अदन की खाड़ी में तैनाती के दौरान 14 दिसंबर को हाई एनर्जी लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया था। हम चलते हैं और अपडेट। गीता गोपीनाथ बोले क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना नहीं, नियामक बनाना जरूरी। भारत में क्रिप्टो करेंसी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना है। सरकार की ओर से इसे प्रतिबंधित करने के लिए भी बिल भी तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसका चालू शीतकालीन सत्र के पास होना मुश्किल है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में जारी सरगर्मी पर कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के बजाय इसे लेकर नियामक बनाना बेहद जरूरी है। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता ने कहा है कि उभरती अर्थव्यवस्था को क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने के बजाय रेगुलेट करना चाहिए। उन्होंने इस पर एक वैश्विक नीति बनाने का भी सुझाव दिया है। गोपीनाथन ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि इस पर प्रतिबंध लगाने की राह में कई तरीके की चुनौतियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि क्या आप वास्तव में क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? कई एक्सचेंज ऑफर्स हैं और वो किसी विशेष देश के नियमों के अधीन नहीं है। हम चलते हैं और अपडेट। पाकिस्तानी दिवालिया हो चुका है। जी हाँ, सरकार का सब ठीक होने का दावा करने की बातें झूठी बोले VFRV के पूर्व चेयरमैन सब्बर जैदी। दोस्तों, पाकिस्तान की अंदरूनी खास करके जो अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं FBR के, पाकिस्तान फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के, उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सब्बर जैदी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इकाई के रूप में पाकिस्तान दिवालिया है। जैसा कि हम अकाउंटेंसी में कहते हैं, आज की स्थिति में चिंता का विषय नहीं है। हम कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हम परिवर्तन लेकर आते हैं, लेकिन ये गलत है। मेरे विचार से देश इस वक्त दिवालिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये दावा करना कि सब कुछ ठीक है, चीज़ें अच्छी तरीके से हो रही हैं, ये सारी बातें झूठी हैं। हम चलते हैं और अपडेट। ताइवान पर लिए गए इस बड़े फैसले से बिगड़े लिथुआना और चाइना के रिश्ते। बीजिंग में दूतावास किया बंद। बड़ी खबर, चाइना को लगाया एक और करारा झटका। 200 देशों चीन की चुनौती देने वाले लिथुआना ने इस देश में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। लिथुआना ने बुधवार को कहा है कि अपने बीजिंग में अपना दूतावास बंद कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी से पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर आधिपत्य करना चाहता है। लेकिन अब छोटे छोटे देश भी जो है वो चाइना को आंख दिखाने लगे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें
बिग ब्रेकिंग यहाँ पे इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान, नक्शा जारी कर बताया कौन से इलाके पर करेगा हमला। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव चरम पर है। इस बात का खतरा बढ़ गया है अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर रोक और उन चरमपंथियों की मदद करना बंद नहीं करता तो फिर इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं तो इजराइल उस पर हमला भी कर सकता है। इसी बीच ईरान के दैनिक अखबार तेहरान टाइम्स ने इजराइल के रक्षा मंत्री के हवाले से बयान पर पलटवार करते हुए इजराइल को एक नक्शा प्रकाशित किया है जिसमें हमले को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि हमले के संभावित लक्ष्य दिखाए गए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि नक्शे के कारण एक बार फिर दोनों देशों के बीच विवाद में बढ़ोतरी हो गई है। तेहरान टाइम्स ने कहा है कि इजराइल रक्षा बलों ने अगले साल बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने की भी पुष्टि कर दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, रात के अंधेरे में चीन का सैन्य अभ्यास, बायोलॉजिकल, एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा युद्ध की तैयारी। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते कुछ समय से तनाव से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता होने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसी स्थिति में चीन को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल वो रात के अंधेरे में सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जहां पे मोदी, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पीएम मोदी ने भी बड़ी बातें कही। हम चलते हैं एक और अपडेट। पीएम मोदी दुनिया के 8वें सबसे प्रशंसनीय शख्स, पुतिन, ट्रंप जैसे नेताओं से आगे, टॉप 20 में 5 भारतीय। दोस्तों, एक ताज़ा सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 8वें सबसे अधिक प्रशंसनीय शख्सियत बताया गया है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov ने इस सर्वे से दुनिया के 20 सबसे प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची जारी की है। पीएम मोदी इस सूची में सबसे प्रशंसनीय भारतीय हैं और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड के सितारों के अलावा क्रिकेटर विराट कोहली से आगे हैं। 38 देशों के 42 लोगों से फीडबैक लेकर यह सूची बनाई गई है। पीएम मोदी के अलावा जिन भारतीयों को इस सूची में रखा गया है उनमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। 2021 की सबसे प्रशंसनीय महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और सुधा मूर्ति शामिल हैं। कंपनी ने इस सर्वे को लेकर कहा है कि साल वसंत के दौरान YouGov ने 38 देशों और क्षेत्रों के पैनलिस्टों से नामांकन एकत्र किया हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मिले राष्ट्रपति कोविंद, तोहफे में दी 1971 के समय की MiG-21 की प्रतिकृति। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के संयुक्त बलिदान के याद में यहाँ अपने समकक्ष अब्दुल हामिद के उस युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए MiG-21 विमान की प्रतिकृति भेंट की है। राष्ट्रपति कोविंद गुरुवार को विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बांग्लादेश में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा है कि मूल विमान को बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित किया गया है और यह भारतीय सशस्त्र बलों के उन 1660 से अधिक जवानों की याद में भी है जिन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में एक साझा उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, यूपी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट। विधानसभा में सीएम योगी बोले 5 सालों में हुआ बदलाव, निवेश करने आ रहे हैं उद्योगपति। दोस्तों, यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को 8,480 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे बजट पर बोले हैं और इसके साथ उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक-एक करके बड़ी बातें बताई हैं और कहा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दी गई है। फ्री में वैक्सीन दिए गए हैं। भारत से अच्छी अर्थव्यवस्था के देशों में व्यवस्था समय कहीं नहीं जो भारत में की गई है। इसके साथ ही सदन में आपको बता दें सीएम योगी ने 5 साल में बदलाव और बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। इसके साथ 24 घंटे बिजली के लिए 10 अरब रुपए भी पिटारा खोल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे बिजली के लिए पावर कारपोरेशन को 10 अरब दिए हैं। हर घर बिजली योजना के
अलग से 185 करोड़ रुपए दिए हैं। खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए जारी, सूचना विभाग को 150 करोड़, यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पे बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है बड़ी खबर दोस्तों। मेक इन इंडिया को बढ़ावा, विदेशों से हथियार खरीद पर घटेगी निर्भरता, मोदी गवर्नमेंट का नया प्लान। दोस्तों, भारत में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 216 सैन्य हथियारों और रक्षा प्रणालियों को नेगेटिव आयात लिस्ट में रखा गया है, जिसके बाद से इन रक्षा उपकरण का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के तहत अब स्वदेश में ही किया जाएगा। मंत्रालय ने इस कदम से देसी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा। बता दें, पिछले साल दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में डीएमए के तहत रक्षा मंत्रालय ने 108 सैन्य हथियारों को 2 सूचियां निकाली थी। इन हथियारों का आयात पर रोक दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 की अवधि में प्रभावी रहेगा। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष सभी 2016 रक्षा उपकरणों को रक्षा अधिग्रहण प्रतिक्रिया डीएपी 2020 के प्रावधानों के तहत स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तराखंड की सभी नेपाल से सीमाएं नेपाल से लगती हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होगी आसान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया प्लान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के साथ नेपाल के संबंध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से लगती हैं। नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध है। तिब्बत के क्षेत्र में ही कैलाश मानसरोवर स्थित है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हमने लिपुलेख के रास्ते एक नया मार्ग तैयारी किया है। इस रास्ते खुल जाने के कारण समय का बचत होगी। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेपाल का रोटी बोटी का रिश्ता भी बताए थे। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक कराएंगे पुतिन, रूस ने दिए संकेत। दोस्तों, लद्दाख से लेकर रणा तक चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से पीएम मोदी शी जिनपिंग के बीच ये बैठक हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उसाको ने बताया है कि रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के बारे में शी जिनपिंग को बताया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता उशाकोव ने कहा है कि रूस, भारत, चीन RIC फॉर्मेट के सहयोग के विषय पर चर्चा हुई है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब शी जिनपिंग और पुतिन के बीच 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत हुई है। आपको बता दें, पुतिन और शी दोनों ही इस संबंध में विचारों के आदान प्रदान को आगे जारी रखने पर सहमत हुए हैं और निकट भविष्य में RC के साथ RIC यानी इंडिया भी फॉर्मेट में शिखर बैठक में प्रयास हो सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। कुलगाम मुठभेड़, बड़ी खबर निकल के आ रही, 2 आतंकियों का सफाया, सुरक्षा बल मोर्चे पर अभियान चला रही। दोस्तों, दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी बाला इलाके में देर रात से चली मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों का सफाया कर दिया गया। उनकी शिनाख्त भी की गई। अभी जवानों मोर्चे पर अभियान जारी। दोस्तों, इससे पहले बुधवार सुबह दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड दहशतगर्द फिरोज अहमद डार को मार गिराया। आपको बता दें, A+ कैटेगरी पर ये आतंकी इलाके में 2017 से अधिक सक्रिय था और कई आतंकी वारदातों में शामिल थे। मारे गए आतंकी के पास AK राइफल और 3 मैगजीन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने बताया है कि जिले के उजरा पधरी गांव की बात करें तो गांव में आतंकी की मौजूदगी की सूचना पर मंगलवार देर रात इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया। घेरा सख्त होने पर एक मकान में छिपे आतंकी ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया है। दरअसल SOP का पालन करते हुए आतंकी कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये जवानों पर फायरिंग करता रहा। जवाबी कार्रवाई में शुरू हुई मुठभेड़ में उसे मार गिराने में सफलता मिली है। हम चलते हैं एक और अपडेट। युवाओं को गर्त में ढकेल रहे आतंकवादी बनने के लिए उकसा रहे हैं सफ़ेद पोश आतंकी। यानी आपको बता दें, महबूबा और फारूक को कश्मीर में जनरल ने बताया आतंकी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, घाटी में जो युवा हथियार थाम कर आतंकी की राह चल रहे हैं, वे घर वापस लौटें और अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करें।
सफ़ेद पोश दहशतगर्द से बचे। ये बात शोपिया जिले में सेना के चिनार कोर के सेना कमांडर जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कही है। बुधवार को शोपिया के बटपरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित वार्षिक चिल्ले कला महोत्सव पर बोल रहे थे। जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि 18-19 सालों के युवाओं की सोच कच्ची होती है। 25 साल के बाद समझ में आता है कि विचारधारा क्या होती है। जीओसी ने आतंक की राह पर चले युवाओं से कहा है कि वे परिवार से या फिर हमसे मदद लें, उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। ने यह भी कहा है कि सफ़ेदपोश दहशतगर्द काफ़ी खतरनाक है और समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने आगे कहा है कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन सफ़ेदपोश आतंकवादी है। वो हमारे जवानों की मौत से खुश होते हैं। कश्मीर में किसी भी जवान या यूथ की मौत से देश के दुश्मन ही खुश होते हैं। उनसे एक बड़ा समूह हूँ। देश के दुश्मन जिसमें बुलाता है सफ़ेदपोश आतंकवादी हैं।